नमस्कार दोस्तों, वर्ड स्टडी की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं प्रफुल्ल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर से जो है एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो हमने अपना जो पहला वीडियो इस सीरीज़ पर बनाया था वो भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित था। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए हम लोग अपना समय ना खराब करते हुए अपने प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का भी जो हमारा विषय रहेगा वो यही विषय रहेगा, भारत का संवैधानिक विकास। तो इसमें हमने कल कुछ प्रश्नों को किया था जिसमें हमने जाना था कि भारतीय संविधान किस तरह से जो है विकसित हुआ है और उसमें किन चीज़ों को हमने ग्रहित किया है। तो उसी कड़ी में हम आज जानेंगे भारत का संवैधानिक विकास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो आप सभी के सामने इसमें से जो पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है वो ये है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश, यानी कि अध्यादेश को कहते हैं, आप कह सकते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कह सकते हैं? ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जो राष्ट्रपति एक आदेश जारी करते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो उसकी भी प्रकृति एकदम विधि के समान होती है, यानी कि लॉ के समान होती है, लेकिन वो संसद सत्र के ना चल रहे होने पर वो जारी किया जाता है। तो जैसे ही संसद सत्र जो है संज्ञान में आता है, मतलब संसद सत्र जैसे ही विहित होता है वैसे ही जो है इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसको संसद से पारित कराना पड़ता है। उसमें 70 दिनों का एक ड्यूरेशन है लगभग। तो हमारा प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो किसके माध्यम से प्रेरित है। तो अगर इसके सही जवाब की बात की जाए तो इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो अगर बात किया जाए तो जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है, ठीक, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल को 1861 कब के जो है 1861 के भारतीय परिषद यानी इंडिया काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो है विधान परिषद की अनुमति के बिना, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ठीक, तो यानी कि जो भारत सरकार अधिनियम इंडिया काउंसिल एक्ट यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 था, उसके तहत जो है गवर्नर जनरल को जो है जो विधान परिषद से उसकी बिना अनुमति के जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। किंतु बाद में इसको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया और इसी अधिनियम से हमने अपने भारतीय संविधान में इस शक्ति को लिया है। तो इसका सही जवाब होगा 1935। अब मित्रों ये भी लग सकता है कि क्या हमने 1861 के अधिनियम का पालन नहीं किया है। तो हमने जो है उस अधिनियम से शक्ति नहीं ली, हमने जो शक्ति ली है वो 1935 के अधिनियम से ये शक्ति शामिल की है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो अगर इसके इस प्रश्न को एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, किस अधिनियम ने भारतवासियों यानी जो हमारे भारत के देसी लोग थे उनको अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। तो इसका सही जवाब होगा चार्टर एक्ट 1833, यानी कि चार्टर एक्ट 1833। तो अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी मैं अगर बात करूं तो इसकी एक धारा थी जिसका नाम था धारा 87। ठीक, तो जो इसकी धारा संख्या 87 थी, इसमें कहा गया था कि जो अगर बात किया जाए तो इसमें ये कहा गया था कि जो भारतीय हैं और पहला इसमें कहा गया कि जो भारतीय हैं, यानी कि मैं इंडियन लिख देता हूँ, और भारतीयों के अलावा जो कि क्राउन है यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन है उनकी जो प्रजा है,
ठीक है ना, यानी कि एक तो भारतीय और दूसरा कौन, जो क्राउन है, CROWN। तो इस क्राउन की जो मतलब अगर मैं कहूँ तो डोमेस्टिक जो मतलब देसी प्रजा थी, ठीक है ना, तो उसको जो है अगर देखा जाए तो इसमें कहा गया कि धर्म, जन्म स्थान, यानी मैं इसमें सारे आधार लिख देता हूँ। तो पहला है धर्म है, ठीक। इसके बाद जो दूसरा आधार है वो है आपका जन्म स्थान, ठीक, जन्म स्थान। और इसमें जो तीसरा स्थान है वो है वंश क्रम। क्या है? वंश क्रम, ठीक। तो ये तीसरा आधार हो गया। इसके अलावा जो है इसमें जो चौथा आधार है वो है वर्ग, ठीक। और मतलब इनमें से किसी आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें किसी भी स्थान या पद को लेने के लिए जो है अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो किस एक्ट के तहत? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। फिर से एक बार सुनिए कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत जो है एक धारा थी, धारा 87। तो इसमें कहा गया था कि किसी भी भारतीय को और क्राउन की जो देश मतलब डोमेस्टिक जो प्रजा है, जो देसी प्रजा है, उसको कंपनी में किसी भी पद को स्वीकार करने के लिए, किसी भी स्थान को स्वीकार करने के लिए धर्म, जन्म स्थान, वंश क्रम, वर्ग के आधार पर जो है अयोग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि धर्म यानी रिलीजन, जन्म स्थान यानी बर्थ प्लेस, वंश क्रम यानी कि जो उसका रेस, और वर्ग यानी क्लास। तो इसके आधार पर किसी को जो है अयोग्य नहीं माना जाएगा, ठीक। बाद में जो है फिर यही चीज़ जो है इसी को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ए, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? यानी कि जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया था वो किस अधिनियम पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है केंद्र यानी कि सेंट्रल कह सकते हैं, और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण इसमें किया गया था। केंद्र और राज्यों का, इस राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण इसके अंतर्गत किया गया था। तो इसमें आपको पता है कि जो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत 1909 में जो अगर बात किया जाए जो द्वैध शासन लागू किया गया था, उसको जो है राज्यों में इसको समाप्त करके इसको देखा गया कि इस तरह का जो है द्वैध शासन हम केंद्र में लागू करेंगे। तो उस केंद्र में मतलब राज्यों का समाप्त करके केंद्र को केंद्र में लागू करने का प्रयास इस अधिनियम के माध्यम से किया गया था, ठीक। लेकिन इसको जो है अल्टीमेटली देखा गया कि इसको लागू नहीं किया जा सका, ठीक। इसके अलावा इसमें जो है एक बात और कही गई कि जो है एक अखिल भारतीय महासंघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? अखिल भारतीय महासंघ बनाया जाएगा, जो कि ये भी नहीं लागू हो सका, ठीक। क्योंकि इसके लागू ना हो पाने का कारण था कि जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश प्रांत था, जो ब्रिटिश मतलब भारत था, और जो चीफ कमिश्नर थे और जो देसी रियासतें थीं, इन सब का एक संयुक्त संघ बनना था। लेकिन देसी रियासतों ने इसमें सहयोग नहीं किया और इसलिए जो है ये व्यवस्था प्रचलन में नहीं आ सकी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी होगा, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रकार अब अगला जो प्रश्न हमारा होगा वो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं इसमें, ठीक। तो अब जो 14वां क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन। क्या प्रश्न है? एक संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम और
केंद्र में जो द्वैरकीय सिस्टम यानी द्वैध शासन भारत में लागू किया गया। तो ये दोस्तों पिछला प्रश्न ही है, आपको इसका जवाब मालूम है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है एक फेडरल सिस्टम, और केंद्र में अभी तक क्या था, राज्यों में द्वैध शासन लागू था, लेकिन जो है बाद में केंद्र में जो लागू किया गया वो 1935 के अधिनियम से लागू किया गया, या कह सकते हैं लागू किया जाना था। ठीक, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही जवाब होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें किया गया। अभी दोस्तों मैंने बताया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान किया गया। इसमें ब्रिटिश प्रांत और जो गवर्नर थे, मतलब जो गवर्नर थे, और जो राज्यों के जो मतलब कुछ छोटी छोटी रियासतें थीं उनके जो राजा थे उनको इसमें शामिल किया जाना था, लेकिन उन राजाओं के सहयोग के बिना ये संघ नहीं बन सकता था, और उन्होंने जब सहयोग नहीं किया तो ये संघ अस्तित्व में नहीं आ सका, और फिर ये ऐसे का ऐसा मतलब प्रावधान बना रहा। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा ए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको प्राप्त थी, दी गई थी। तो दोस्तों अवशेष का मतलब रेसिडुअल पावर्स, जो रेसिडुअल्स पावर थी वो अगर इसका सही जवाब की बात की जाए तो वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक, तो मतलब इसमें ये कहा गया कि जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उसमें जो है न संघ को शक्तियाँ दी गई न राज्यों को दी गई। जो अवशिष्ट शक्तियाँ यानी बची हुई शक्तियाँ थी तो वो किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को। ठीक, तो इसका जवाब अब ध्यान रखेंगे। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हालांकि ये प्रश्न अगर देखा जाए तो जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2010 में। ठीक, तो अब इसके प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए हम लोग इसके जवाब को निकालने का प्रयास करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया और महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। तो पहला प्रावधान है मतलब ऑप्शन है देश के लिए लिखित संविधान। तो अगर दोस्तों बात किया जाए देश के लिए लिखित संविधान की अगर बात किया जाए तो इसे 1935 के अधिनियम में न शामिल कर इसको किसमें शामिल किया गया था, इसको शामिल किया गया था, मैं लिख देता हूँ, क्रिप्स मिशन में। किसमें शामिल किया गया था, क्रिप्स मिशन के अनुसार ये कहा गया था कि भारत के लिए एक लिखित संविधान होगा। ठीक, तो ये प्रावधान किया गया था क्रिप्स मिशन में, अर्थात ये जवाब हमारा इसका गलत हो गया, यानी कि यही आंसर हो सकता है। और बाकी को पढ़ लेते हैं। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधि जो चुने जाने थे वो मतलब प्रतिनिधि, हाँ, वो 1935 के अधिनियम से ही ऐसा होना था। एक संघ की योजना पर, जो आपको बताया कि मैंने एक महासंघ का निर्माण होना था, तो वो इसी योजना के तहत मतलब इसी अधिनियम से होना था। इसके अलावा विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का नॉमिनेशन किया जाना, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये किसके तहत किया जाना था, तो इसी 1935 के अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा देश के लिए लिखित संविधान। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं थी। तो अगर इसकी बात किया जाए तो इसके जो है हम विकल्पों को पढ़ते हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इसमें पूछा क्या गया है, नहीं थी, अर्थात ये जो इसका ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि विशेषताओं में नहीं थी, और इसमें आपको पता है कि अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण जो है किया जाना था, इसकी एक विशेषता थी। अब दूसरा जो है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए। थोड़ी देर पहले अभी मैंने चर्चा करी थी कि जो अवशिष्ट विषय थे वो किसको दिए जाने थे, वो दिए जाने थे गवर्नर जनरल को। किसको दिए जाने थे, मैं लिख देता हूँ, गवर्नर जनरल। ठीक,
गवर्नर जनरल। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा वो बी होगा, और ये मतलब तथ्य की दृष्टि से गलत है। ठीक, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल सही बात है, प्रांतों को ऑटोनॉमी दी जानी थी। ठीक, तो इस तरह से ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसके अलावा इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, तो ये तथ्य की दृष्टि से ये भी सही है, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब होगा आंसर बी। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा सही करते हैं हम लोग। जी, अब प्रश्न को पढ़ते हैं कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन पढ़ते हैं, कई बार हमको इसको रिपीट कर चुके हैं, हो सकता है जवाब हमारा निकल आए आराम से। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, तो बिल्कुल सही बात, सही जवाब है ये कि ये हमारे संविधान का जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके अलावा इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि हमें स्वतंत्रता जो मिली वो मिली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से मिली थी। ठीक, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित नहीं, ये भी गलत है। जो हमें भारत का विभाजन देखने को मिलता है वो मनबंटन प्लान या जो है जो माउंटबेटन की योजना थी उसके तहत मिलता है, तो ये भी गलत। इसके द्वारा रियासतें समाप्त की गई थी, बिल्कुल गलत बात है। रियासतें जो है भारत की स्वतंत्रता के बाद जब श्रीमान हमारे पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है जब रियासतों का एकीकरण किया तो उसके बाद जो है रियासतें समाप्त हो पाए। समाप्त का मतलब उसमें रियासतें कुछ मात्रा में बनाई रखी गई थी, बाद में जो है जब प्रिवी पर्सों को समाप्त किया गया तो जो है इंदिरा गांधी की सरकार के समय, तो उस समय जो है ये रियासतें हमारी समाप्त हो गई। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा। तो इस प्रकार से जो है आज के हमने जो है 10 प्रश्नों को अपने इस सेशन के अंदर लिया है। तो इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जो है करते रहिए।